नमस्कार दोस्तों, बुक्स लवर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है मशहूर लेखक नेपोलियन हिल्स ने। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेखक के बारे में। नेपोलियन हिल नई सोच और प्रतिभा के क्षेत्र में एक बहुत ही सफल अमेरिकी लेखक थे। उन्हें व्यापक रूप से सफल महान लेखकों में से एक माना जाता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि मनुष्य का दिमाग जिस भी चीज की कल्पना और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल का जन्म दक्षिण पश्चिमी वर्जीनिया के पाउंड नामक स्थान पर एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। वह बहुत ही छोटे थे जब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। शिक्षा पर खर्च के लिए धन की कमी के कारण उन्हें कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह ग्रामीण समाचार पत्रों के लिए काम करते थे और उन्हें माउंटेन रिपोर्टर के रूप में भी जाना जाता था। वर्ष 1908 में नेपोलियन हिल के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उनकी मुलाकात मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी से हुई। उस समय एंड्रयू कार्नेगी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक थे। कार्नेगी का मानना था कि सफलता की प्रक्रिया को एक सरल तरीके से पेश किया जा सकता है जिसे समझने और प्राप्त करने में कोई भी सक्षम हो सकेगा। एंड्रयू कार्नेगी नेपोलियन हिल से बहुत प्रभावित हुए और उनसे पूछा कि क्या वह सफलता के इस फार्मूले को खोजने के लिए 500 से अधिक सफल लोगों का इंटरव्यू लेंगे, जिनमें से अधिकतर करोड़पति होंगे। हिल ने उनकी बात मानी। हिल ने कार्नेगी की बात मानते हुए थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉर्ज ईस्टमैन, हेनरी फोर्ड सहित उस समय के सबसे प्रसिद्ध कई सफल लोगों के इंटरव्यू किए। नेपोलियन हिल ने बाद में अपने इसी रिसर्च को अपनी सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में प्रस्तुत किया। नेपोलियन हिल की 87 साल की उम्र में दक्षिण कैरोलिना में सन 1971 में मृत्यु हुई थी। लेखक की प्रस्तावना। इस पुस्तक के हर अध्याय में पैसा कमाने के रहस्य का उल्लेख किया गया है, जिसने 500 से अधिक अमीर आदमियों की किस्मत बनाई है। पैसे कमाने का यह रहस्य एंड्रयू कार्नेगी द्वारा मेरे ध्यान में लाया गया था। तब मैं अभी एक बच्चा ही था। एंड्रयू कार्नेगी ने लापरवाही से यह रहस्य मेरे दिमाग में भर दिया और फिर हंसमुख चमक के साथ वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और जब पता लगाने लगे कि क्या यह रहस्य मुझे समझ आया होगा, क्या मेरे दिमाग में इस रहस्य को समझने के लिए काफी बुद्धि होगी। अंततः जब उन्होंने पाया कि मैंने इस रहस्य को समझ लिया था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इसे दुनिया भर के पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचाने के लिए तैयार हूं। क्या मैं इस काम के लिए अपना समय खर्च करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा था कि मैं इसे करूंगा और अंततः श्री कार्नेगी के सहयोग के साथ मैंने अपना वादा पूरा किया। इस किताब में वह रहस्य हैं जिसे हजारों लोगों के जीवन पर व्यवहारिक परीक्षण के बाद रखा गया है, जो श्री कार्नेगी का विचार था, जो कि एक जादुई फार्मूला है। श्री कार्नेगी का मानना था कि यह फार्मूला सभी पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए। उनकी राय थी कि अगर इसे ठीक से सिखाया जाता है तो यह पूरी शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला देगा। युवाओं के साथ उनके अनुभव ने श्री कार्नेगी को इस बात पर आश्वस्त किया था कि जो
स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसका धन की कमाई के सिलसिले में कोई मूल्य नहीं है। वह रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ उसका इस पुस्तक में कम से कम कई सौ बार उल्लेख किया गया है। इसका सीधे नाम नहीं लिया गया है, बल्कि इसका महज पर्दाफाश किया गया है, और जो इसके लिए तैयार हैं वह इसे पा सकते हैं। श्री कार्नेगी ने मुझे इसका कोई एक नाम बताए बिना ही शांति से मेरे दिमाग में ला दिया था। यदि आप इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं तो आप हर अध्याय में कम से कम एक बार इस रहस्य को पहचान लोगे। जब इस किताब को लिखा जा रहा था तब मेरा बेटा अपने कॉलेज के अंतिम वर्षों के कार्य को पूरा कर रहा था। तब उसने इस किताब के दूसरे अध्याय को पढ़ा और खुद के लिए इस रहस्य की खोज की। उसने इस जानकारी को इतनी प्रभावी ढंग से उपयोग किया कि औसत जितना आदमी कभी कमा पाता है उसने कहीं अधिक शुरुआती वेतन में ही कमा लिया और एक जिम्मेदार स्थिति में चला गया। उसकी कहानी संक्षेप में अध्याय 2 में वर्णित की गई है। यदि आप कभी भी निराश होते हैं, यदि आपको कठिनाइयों से जूझना पड़ता है या किसी बीमारी या शारीरिक दोष से विकलांग हैं, तो मेरे बेटे की खोज की जो कहानी और श्री कार्नेगी के रहस्य का जो उपयोग खोए हुए हौसलों के रेगिस्तान में नखलिस्तान साबित कर सकता है जिसकी आप खोज कर रहे हैं। इस रहस्य का बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुडरो विल्सन द्वारा इस्तेमाल किया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया कि यह रहस्य युद्ध के लिए आवश्यक धन जुटाने में एक मजबूत हिस्सा था। 20 से भी अधिक साल पहले माननीय मैल्यून एल कैवेजॉन अपने लोगों की आज़ादी के लिए इस रहस्य से प्रेरित हुए थे। उन्होंने फिलीपींस के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की और इसके लिए राष्ट्रपति बने। इस रहस्य के बारे में अजीब बात यह है कि जिन लोगों ने भी एक बार इसे हासिल किया वह बहुत कम समय में सफल हो गए और फिर कभी विफलता की ओर मुड़कर नहीं देखा। वह रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ इसे छीना नहीं जा सकता, इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि यह 2 भागों में ही मिलता है। पहला भाग यह है कि आपको इसके लिए तैयार होना पड़ता है। यह रहस्य इसके लिए तैयार सभी लोगों की समान रूप से सेवा करता है। शिक्षा का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मेरे पैदा होने के बहुत समय पहले ही यह रहस्य थॉमस एल्वा एडिसन के पास पहुंच गया था। उन्होंने इसका इतनी होशियारी से इस्तेमाल किया कि वह दुनिया के प्रमुख आविष्कारक बन गए। हालांकि उनकी स्कूली शिक्षा केवल 3 महीने तक की थी। उन्होंने इस रहस्य का इतनी प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया और बड़ी मात्रा में धन को संचित कर लिया जब वह अभी एक युवक ही थे। थॉमस एल्वा एडिसन की जो कहानी आपको इस किताब के पहले अध्याय के शुरुआत में ही मिलेगी, जो आपको समझाएगी कि धन आपकी पहुंच से बाहर नहीं है। आप जो बनना चाहते हैं वो अभी भी बन सकते हैं। पैसा, समृद्धि, सम्मान और खुशी वो सभी लोग हासिल कर सकते हैं जो इनके लिए तैयार हैं और इसे पाना चाहते हैं। पिछले 20 सालों में मैंने सैकड़ों लोगों का विश्लेषण किया, जिनमें से कई लोगों ने स्वीकार किया कि उन्होंने इतनी संपत्ति श्री कार्नेगी के रहस्य की सहायता से जमा की। इनमें से कुछ जाने माने लोग थे: हेनरी फोर्ड, चार्ल्स एम श्वाब, थॉमस एल्वा एडिसन, आर्थर ब्रिस्बेन और अन्य और। ये नाम सैकड़ों अमेरिकी करोड़पतियों के
एक छोटे से अंश वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वह सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने श्री कार्नेगी के रहस्य को समझा और उपयोग में लाकर जीवन में उच्च स्थान प्राप्त किए। मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने इस रहस्य के बिना खुद को भीड़ से अलग किया हो और अमीर बना हो। जहाँ तक स्कूली शिक्षा का संबंध है, इन लोगों में से कई की बहुत ही कम स्कूली शिक्षा थी। जॉन बानम मेकर ने एक बार मुझे बताया था कि उनकी स्कूली शिक्षा कितनी थोड़ी थी। वहीं हेनरी फोर्ड की बात करें तो वह भी उच्च विद्यालय कभी नहीं पहुंचे, कॉलेज तो दूर की बात है। मैं स्कूली शिक्षा के महत्व को कम करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं अपना गंभीर विश्वास व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूं कि वह लोग जो रहस्य के लिए तैयार हैं और उसका उपयोग करते हैं, वह उच्च स्थानों तक पहुंच जाएंगे, धन जमा करेंगे और अपनी शर्तों पर जीवन जिएंगे, भले ही उनकी स्कूली शिक्षा बहुत ही थोड़ी होगी। कहीं कहीं पर जैसे ही आप पढ़ेंगे कि वह रहस्य जिसका मैं बार बार उल्लेख कर रहा हूँ, वह इस किताब के पन्ने से कूद जाएगा और आपके सामने दलेरी से खड़ा हो जाएगा, यदि आप इसके लिए पहले से ही तैयार हैं। जब यह प्रकट होगा तो आप इसे पहचान लेंगे। यह अवसर आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक होगा। आप पुस्तक पढ़ते हुए जैसे ही आगे बढ़ोगे, यह भी याद रखिएगा कि यह पुस्तक एक कल्पना नहीं बल्कि तथ्यों से संबंधित है। इस पुस्तक का उद्देश्य सत्य को बताते हुए लोगों को सीख तथा प्रोत्साहन प्रदान करना है जो इसके लिए तैयार हैं। पहला अध्याय शुरू करने से पहले अंतिम शब्दों के रूप में मैं आपको एक संक्षिप्त सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि आप इस रहस्य के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब आप पहले से ही सफलता का आधा रास्ता तय कर चुके हैं। इसलिए जिस पल इसका अन्य आधा भाग आपके दिमाग तक पहुंचेगा, आप आसानी से इसको पहचान लेंगे। अध्याय नंबर 1, परिचय, जिसका शीर्षक है सोच की शक्ति, जिसकी पहली कहानी का शीर्षक है वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। लेखक लिखता है, वास्तव में हमारे विचार वस्तुएं हैं और एक शक्तिशाली विचार ही धन तथा अन्य सफलताओं को असलियत में प्रदान करता है। 30 से भी अधिक साल पहले एडविन सी बर्न्स नामक एक आदमी ने इसे सच साबित किया कि कैसे विचारों की शक्ति से आदमी अमीर बन जाता है। बर्न्स को सफलता एक ही बार में नहीं मिली थी। यह तो महान थॉमस एडिसन का व्यापारी सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा से आई थी। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषता यह थी कि वह निश्चित थी। उसकी इच्छा एडिसन के साथ काम करने की थी, न कि उसके लिए काम करने की। जब पहली बार बर्न्स के मन में यह इच्छा, जब विचार आया, तो उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसके रास्ते में 2 मुश्किलें खड़ी थी। पहली यह कि वो श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और दूसरी यह कि उसके पास न्यू जर्सी जाने के लिए रेल किराए तक के पैसे नहीं थे। ये 2 परेशानियां अधिकतर लोगों को निराश करने के लिए काफी थी। लेकिन बर्न्स की इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए प्रतिबद्ध था और उसके लिए दृढ़ता से किसी रास्ते की खोज कर रहा था। अंततः उसने हार मानने की बजाय मालगाड़ी से यात्रा करने का फैसला किया। उसने एडिसन की प्रयोगशाला में अपने आप को पेश किया और घोषणा की कि वह एडिसन के साथ व्यापार करने के लिए आया है। कई सालों बाद
जब एडिसन ने अपनी और बर्न्स की पहली बैठक की बातचीत को एक बार बताते हुए कहते हैं कि बर्न्स मेरे सामने खड़ा था। वह एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे में एक चमक और दृढ़ता थी। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभव से सीखा था कि जब एक आदमी किसी चीज को पाने के लिए इतनी गहराई से इच्छा रखता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक मेहनत करने का मन बना लिया था जब तक कि उसे सफलता नहीं मिलती, और अंत में उसने यह साबित कर दिया कि उसने कोई गलती नहीं की थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा वंश ने श्रीमान एडिसन से कहा वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उस अवसर पर उसकी सोच थी। एडिसन का खुद ऐसा मानना था। उस युवा वंश की चाल डाल तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ था। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंच पाता तो इस किताब के बाकी भागों की कोई जरूरत नहीं होती। बर्न्स को अपनी पहली मुलाकात में ही एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूर के तौर पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला था। ऐसा काम जो एडिसन के लिए महत्वहीन था पर बर्न्स के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उसे अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर दिया जहां उसका भविष्य का होने वाला साझेदार इसे देख रहा था। महीने गुजर गए, परंतु जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया था उसका कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बर्न्स के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापारी सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक लक्ष्य के लिए सचमुच तैयार हो जाता है तो उसका वह लक्ष्य उसकी आकृति में साफ साफ झलकने लगता है, और बर्न्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बर्न्स एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था कि आह क्या फायदा है, बहुत हो गया, अब मैं अपना मन बदल लूंगा और सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूंगा। बल्कि उसने इस बात पर जोर दिया कि मैं जहां एडिसन के साथ व्यापार करने आया हूं और यदि इसमें मेरा पूरा जीवन भी लगता है तो मैं तब भी तैयार हूं। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग अलग कहानियां रहती हैं। अगर वह भी बर्न्स की तरह एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़ा रहते जब तक कि पूरा ना हो, तो आज वह भी सभी सफल होते। शायद युवा वर्ष को तब यह पता नहीं था, लेकिन उसने अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से सभी बाधाओं को कुचल डाला और सफलता की खोज की। जब अवसर आता है तो वह एक अलग रूप में एक अलग दिशा से प्रकट होता है। वह अवसर की एक चाल होती है। पिछले दरवाजे से सरक कर आने की उसकी पुरानी आदत है, और अवसर अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी रूप के वेश बदल कर ही आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रह जाते हैं। बर्न्स को भी इसी तरह एक अवसर मिला जो उसकी उम्मीद की तुलना में अलग सा था। श्रीमान एडिसन ने अभी अभी उस समय एडिसन डिटेक्टिंग मशीन नाम से जाने जाने वाली एक नई डिवाइस बनाई ही थी। उसके सेल्समैन उस मशीन से
उत्साहित नहीं थे। उन्हें नहीं लगता था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। बर्न्स ने इसे एक अवसर के रूप में देखा, जो अजीब दिखने वाली एक मशीन में छिपकर चुपचाप आया था, जिसने और किसी को नहीं बल्कि बर्न्स और आविष्कारक को ही प्रभावित किया था। बर्न्स जानता था कि वह एडिसन की डिटेक्टिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव भी दिया और तुरंत अवसर भी पा लिया। अंततः उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन बेचने का एक मौका दिया। जब व्यापारी साझेदारी इतनी लोकप्रिय हुई और इस साझेदारी से नारा भी बन गया कि एडिसन द्वारा बनाया गया और बर्न्स द्वारा स्थापित किया गया। श्रीमान एडिसन और बर्न्स का जब व्यापार गठबंधन 30 से भी अधिक वर्षों से चल रहा है, इसके जरिए बर्न्स ने खुद को अमीर बनाया। उसने साबित कर दिया अब सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। बर्न्स ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी के रूप में समझा था। उसके पास शुरू करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता के कि वह क्या चाहता है, उसको क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना होगा। उसने अपनी इच्छा के साथ दृढ़ता से खड़े रहने का संकल्प किया था, जबकि उसके पास शुरू करने के लिए कोई पैसा नहीं था। उसके पास शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम। वह कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास और जीतने की इच्छा थी, जिसने उसकी सफलता दिलाई थी। कहानी नंबर 2, जिसका शीर्षक है सोने से 3 फुट पहले। यह एक अलग कहानी है जिसमें हम ऐसे आदमी का अध्ययन करेंगे जिसके पास धन के अनेक साधन थे, लेकिन उसने उन्हें खो दिया क्योंकि जिसे वह खोज रहा था उस लक्ष्य के महज 3 फुट पहले वह रुक गया था और उसने हार मान ली थी। हार का सबसे सामान्य कारण है कि किसी एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन और फिर उस अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का शिकार होता है। लेखक आगे कहता है, आरजू डर्बी नाम का एक युवा था जिसके एक अंकल को सोना खोजकर अमीर बनने का भूत सवार था। वह और उसके अंकल खुदाई करने पश्चिम चले गए थे। उन्हें जो पता नहीं था कि वास्तव में सोना पृथ्वी से नहीं बल्कि दिमाग की इच्छा शक्ति से खनन किया जाता है। वह कुदाली और फाफड़े से काम करने चले गए। काम बहुत कठिन था, लेकिन सोना पाने की उनकी लालसा भी निश्चित थी। सप्ताहों के कठिन मेहनत के बाद वे चमकने वाले एक अयस्क से रूबरू हुए। उस अयस्क को सतह पर लाने के लिए मशीनरी की जरूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया और घर चले गए। उन्होंने अपनी इस खोज के बारे में अपने पड़ोसियों को बताया और आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया और फिर डर्बी और उसके अंकल वापस काम पर आ गए। अयस्क की पहली खेप का खनन किया गया और उसे प्रयोगशाला में भेज दिया गया। उसकी जांच ने साबित कर दिया कि डर्बी और उसके अंकल के पास कोलोराडो की सबसे बड़ी खान थी। खुदाई गहरी होती गई और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ अजीब हुआ। सोने की अयस्क की वाहिनी गायब हो गई। सोना नहीं दिख रहा था। फिर से सोने की वाहिका खोजने के लिए निरंतर कोशिश की गई। वह बेतहाशा खुदाई करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। डर्बी और उसके अंकल को एक बड़ा झटका लगा। अंत में उन्होंने छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने हार मान ली। उन्होंने सारी मशीनरी कई $100 में कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ़ होते हैं,
लेकिन वह नहीं था। उसने उस खदान को देखा जहां डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई छोड़ी थी। उसने उस खदान की छोटी सी गणना के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। उसकी गणना से पता चला कि सोने की एस की खान महज 3 फुट ही दूर थी, जहां से डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई बंद की थी। उस कबाड़ी ने उसे खोदकर करोड़ों डॉलर कमाए, क्योंकि उसने हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना ठीक समझा था। डर्बी का अधिकतर पैसा मशीनरी में चला गया था। उसने अधिकतर पैसा पड़ोसियों से उधार में लिया था, जिसे उसे चुकाने में कई सालों लग गए। लंबे समय बाद श्रीमान डर्बी ने अपनी नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली, जब उसने यह समझा कि दृढ़ इच्छा से ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। उसने जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद इस बात को समझा था। जब अब डर्बी खुद से यह कहता है कि मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि लोग बीमा खरीदने के लिए मुझे ना कहते हैं। अब डर्बी $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों के एक छोटे समूह के सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने सोने की खनन के कारोबार में से चिपके रहने की योग्यता को सीखा। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफी अस्थायी असफलता मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है तो सबसे आसान तरीका होता है कि हार मान लेना, और अधिकतर लोग यही करते हैं। कई सफल लोगों में से 500 से भी अधिक सफल लोगों ने लेखक को बताया कि उन्हें सबसे बड़ी सफलता हार के बाद ही मिली थी। ये अस्थायी हार सफलता पर लगभग पहुंचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। कहानी नंबर 3, जिसका शीर्षक है दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। श्रीमान डर्बी ने सोने की खनन के कारोबार में की हुई अपनी गलतियों से सीखा और समझा कि जरूरी नहीं है कि नहीं का मतलब नहीं हो। एक दोपहर की बात है। श्रीमान डर्बी चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहा था। अंकल के पास एक बड़ा खेत था जिसे वह संचालित करते थे, जहां उस खेत पर बहुत से काले गरीब किसान रहते थे। अचानक धीरे से दरवाजा खुला और एक छोटी सी गरीब काली बच्ची, जो एक गरीब किसान की बेटी थी, अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने नजर घुमाकर बच्ची की ओर देखा और बुरी तरह से उस पर चिल्लाकर बोले, तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने नरमी से जवाब दिया कि मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए। उसने मुझे आपसे लेने भेजा है। मैं नहीं दूंगा। अब तुम घर भागो। अंकल ने जवाब दिया। हाँ, बच्ची ने जवाब दिया। हाँ, अच्छा। लेकिन वो वहां से नहीं हिली, वहीं पर खड़ी रही। अंकल वापिस डर्बी के साथ अपने काम में व्यस्त हो गए। उन्होंने यह देखने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि वो बच्ची नहीं गई है। कुछ वक्त बाद जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा तो उस बच्ची को वहीं खड़े पाया तो वह उस पर चिल्लाकर बोले कि मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा था। अब जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम्हें सबक सिखाने। छोटी लड़की ने जवाब दिया, ठीक है, और वो वहां से 1 इंच भी नहीं हिली। अंकल ने गुस्से में आकर एक डंडा उठाया और अपने चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए बच्ची की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। डर्बी अंकल को देखकर घबरा गया। उसे लगा कि अब उसके सामने कुछ अजीब अनर्थ होने वाला है। वह जानता था कि उसके अंकल का गुस्सा तेज और खतरनाक है। अब अंकल बच्ची के पास पहुंचे,
जहां वो खड़ी थी, तब उस बच्ची ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, ऊपर अंकल की आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज में पूरे जोर से चिल्लाई, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए। अंकल रुक गए, 1 मिनट के लिए उसे देखा और फिर धीरे धीरे डंडा फर्श पर रख दिया और अपने हाथ जेब में डाले और आधा डॉलर बाहर निकाला और उसे दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और अंकल पर ब्रिजे प्राप्त की तथा अपने आंखों को हटाए बिना धीरे से वापस दरवाजे की ओर चली गई। उस बच्ची के चले जाने के बाद अंकल एक बॉक्स पर बैठ गए और खिड़की से बाहर आसमान में 10 मिनट से भी अधिक समय तक देखते रहे। शायद अभी अभी उस छोटी बच्ची से मिली हार के बारे में सोच रहे होंगे। श्रीमान डर्बी भी कुछ सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। किसी काले बच्चे का जानबूझकर एक गोरे आदमी पर जीत प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं थी। श्रीमान डर्बी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने हार मान ली और विनम्र हो गए। उस बच्ची ने ऐसी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया जिसने उससे अपने से बड़े से जीत हासिल कर ली। श्रीमान डर्बी के इन सवालों का जवाब इस पुस्तक में विस्तार में बताया तथा समझाया जाएगा। आप अपने दिमाग को शांत और सजग रखें। इस पुस्तक के अगले भागों में आप उस बच्ची द्वारा इस्तेमाल की गई शक्ति देखेंगे। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की झलक पाएंगे। इस शक्ति के बारे में आपको जागरूकता पहले अध्याय या फिर बाद वाले अध्यायों की मदद से आपके दिमाग में आ सकती है। श्रीमान डर्बी ने उस काली बच्ची द्वारा अनजाने से इस्तेमाल की गई शक्ति को समझा और उसकी मदद से जीवन बीमा विक्रेता के रूप में एक बड़ी सफलता हासिल की। श्रीमान डर्बी ने बताया कि जब भी कोई कस्टमर बीमा खरीदे बिना चला जाता है या फिर न कह देता है, तो मैं उस काले बच्चे को याद करते हुए अपने आप से कहता हूँ कि मुझे बिक्री करनी है। श्रीमान डर्बी कहते हैं कि उसकी ज़्यादातर बिक्री लोगों के ना कहने के बाद ही हुई थी। उन्होंने सोने की खनन के पास में सोने से केवल 3 फुट दूर रुक जाने की अपनी गलती को भी याद किया। उन्होंने कहा कि वह अनुभव में मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। उसने मुझे जारी रहना सिखाया। श्रीमान डर्बी, उनके अंकल, काली बच्ची और सोने की खान की जो कहानी वाकई में हजारों लोगों के लिए एक सीख है। हार और जीत दोनों की जड़ें साधारण अनुभवों में होती है। श्रीमान डर्बी के अनुभव काफी आसान तथा सरल थे, इसलिए वह उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा जीवन। हमारे मन में यह सवाल उठता है कि हार को जीत में तब्दील करने की कला कहाँ और कैसे सीखी जाए। इस किताब में इन्हीं सवालों के जवाबों में लिखा गया है। इसके जवाब इस पुस्तक में 13 सिद्धांतों के रूप में बताए गए हैं। एक चौंकाने वाली आम धारणा है कि अमीरी कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि अमीरी मन और दिमाग की अवस्था से शुरू होती है, न कि मेहनत से। हमें यह जानने में रुचि होनी चाहिए कि दिमाग की उस अवस्था को प्राप्त किया जाए जिससे अमीरी आती है। मैंने 25,000 से भी अधिक अमीर लोगों पर रिसर्च की, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि ये लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। और इस रिसर्च के बिना जब पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी। सन 1929 में व्यापार मंदी शुरू हुई थी
और बहुत अधिक समय तक जारी रही। यह तब तक जारी रही जब तक राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यकाल में प्रवेश नहीं किया। रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने के बाद मंदी फीकी होना शुरू हो गई। मानव जाति की मुख्य कमजोरी है असंभव शब्द के साथ जुड़े रहना। कई साल पहले मैंने एक बढ़िया सा शब्दकोश खरीदा था। पहला काम जो मैंने इसके साथ किया कि मैंने उसमें से असंभव शब्द को हटा दिया। आपके लिए ऐसा करना कोई मूर्खता की बात नहीं होगी, क्योंकि सफलता उन लोगों को ही मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत होते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें दिमाग की शक्ति को सफलता में बदलने की कला को सीखना है और उसकी तलाश में हैं। बहुत से लोगों में पाई जाने वाली कमजोरी है खुद के विचारों से दूसरों को मापने की आदत। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि सोचकर अमीर नहीं बना जा सकता। ऐसा इसलिए कि वह अमीरी के नजरिए से नहीं सोचते, क्योंकि उनके सोचने का नजरिया गरीबी, दुख और हार से भरा हुआ है। लाखों लोग जब हेनरी फोर्ड की सफलताओं को देखकर सोचते हैं कि उनकी सफलता के लिए उनकी अच्छी किस्मत जिम्मेदार है। शायद हर 100,000 में से एक व्यक्ति ही फोर्ड की सफलता का राज जानता होगा। कुछ साल पहले हेनरी फोर्ड ने अपना आज के समय का मशहूर V8 मोटर को बनाने का फैसला किया था। उन्होंने चुना कि एक ब्लॉक में पूरे 8 सिलेंडरों वाले एक इंजन का निर्माण होगा और अपने इंजीनियरों को उन्होंने निर्देश दिया कि वो एक डिजाइन पेश करें। डिजाइन को कागजों पर रख दिया, लेकिन इंजीनियरों ने कहा कि एक ब्लॉक में 8 सिलेंडरों वाला गैस इंजन का निर्माण करना असंभव है। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह इसका निर्माण करो। इंजीनियरों ने जवाब दिया कि यह असंभव है। फोर्ड ने कहा, आगे बढ़ो और काम पर लगे रहो। तब तक लगे रहो जब तक कि सफल ना हो जाओ, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगता है। अंततः इंजीनियर आगे बढ़े। 6 महीने गुजर जाने के बाद कुछ नहीं हुआ। उनके 6 महीने और बीत के अभी भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने आदेश को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन लगा कि यह हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। वर्ष के अंत में जब फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के काम की जांच की तो उन्होंने उसे बताया कि उन्हें उसके आदेश को पूरा करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हेनरी फोर्ड ने कहा, सीधा आगे बढ़ो, मैं यह चाहता हूँ और मैं यह पा के रहूँगा और मैं इसे पा लूँगा। वह आगे बढ़े और तब कुछ समय बाद मानो जादू के रूप में एक ही झटके से राज को खोज लिया गया। फोर्ड का दृढ़ संकल्प एक बार फिर जीत गया। यह कहानी दृढ़ सोच और अमीर बनने की इच्छा को सरलता से हमारे सामने रखती है। आपको बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं है। हेनरी फोर्ड एक सफलता है क्योंकि वह सफलता के सिद्धांत को समझता और लागू करता है। फोर्ड की इस कहानी से दृढ़ इच्छा का महत्व पता चलता है और जिसे जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहानी नंबर 4, जिसका शीर्षक है आप अपने भाग्य के मालिक हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं। क्योंकि एक मशहूर कवि हेनले की पंक्तियां हैं कि मैं अपने भाग्य का मालिक हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ। उन्होंने जब इन पंक्तियों को लिखा था तो उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं और अपनी आत्मा के कप्तान हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी सोच विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। यदि कभी हेनली
हमें जब महान सच बताता तो हम जान पाते कि क्यों हम अपने भाग्य के स्वामी हैं और आत्मा के कप्तान। उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए था कि हमारा दिमाग हावी होने वाले विचारों से चुंबकीय बन जाता है। उनको हमें बताना चाहिए था कि हमको अमीर बनने के लिए हमें अपने मन को चुंबकीय बनाना होगा, जो पैसे पाने की तीव्र इच्छा को आकर्षित करेगा। जब ऐसा होगा तो हमारा दिमाग इस इच्छा को पाने के लिए योजना बनाएगा। अध्याय 2, जिसका शीर्षक है इच्छा, सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु, जिसकी कहानी नंबर 1 है धनवान होने की तरफ पहला कदम। लेखक कहता है, जब एडविन सी बर्न्स 30 से अधिक साल पहले न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे तो वह एक भीख मांगने वाले व्यक्ति के समान दिख रहे थे, लेकिन उनके विचार राजा जैसे थे। जब बर्न्स ने रेल की पटरियों से थॉमस एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा तो उस वक्त भी उसका दिमाग काम में लगा हुआ था। उन्होंने शुरू से ही अपने आप को एडिसन का सहयोगी समझा। बर्न्स की इच्छा एक उम्मीद पर नहीं थी और न ही वह एक कामना थी, जो एक दृढ़ता से धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ पार कर चुकी थी। जब उन्होंने एडिसन का दरवाजा खटखटाया तब जो इच्छा नई नहीं थी, वह उसकी इच्छा बहुत लंबे समय तक हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब जो इच्छा उनके दिमाग में आई तो शायद ये केवल सामान्य इच्छा थी, लेकिन जब वह इच्छा 7 एडिसन के सामने पहुंचे तब यह कोई मात्र इच्छा भर नहीं थी, ये उससे कहीं अधिक थी। बर्न्स इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक सुनिश्चित लक्ष्य चुना था। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ इस लक्ष्य पर लगा दिया था। बर्न्स पहले दिन ही एडिसन के साझेदार नहीं बन गए थे। उन्होंने एक छोटी सी काम से शुरू किया था, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा तथा लक्ष्य को नहीं छोड़ा। वह एक अवसर की तलाश में थे जो उन्हें 5 साल बाद मिला था। उन सभी वर्षों में अवसर की आशा की एक भी किरण नहीं थी, लेकिन दृढ़ इच्छा और लक्ष्य तय था। बर्न्स हर वक्त एडिसन को अपना साझेदार के रूप में समझते थे। यह इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बर्न्स ने अपने लक्ष्य को हासिल किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी एडिसन का साझेदार बनने की इच्छा अन्य दूसरी इच्छाओं की तुलना में सबसे अधिक थी। वह अपनी इच्छा से खड़े रहे जब तक कि यह उनके जीवन का एक हावी जुनून न बन जाए। जब वह न्यू जर्सी गए तो उन्होंने यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन से एक अच्छी सी नौकरी की मांग करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यापार करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कुछ महीने वहां काम करूंगा और यदि मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं उसे छोड़ दूंगा और कहीं और जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। बल्कि उन्होंने यह कहा कि मैं कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंततः मैं उनका साझेदार बन जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में बस एक ही चीज है जिसे मैं दृढ़ता से पाना चाहता हूं, वह थॉमस एडिसन के साथ एक व्यापारी साझेदारी है। कहानी नंबर 2, जिसका शीर्षक है उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा था, उन्होंने जीतना या फिर नष्ट होना था। लेखक कहता है, बहुत समय पहले की बात है, एक महान योद्धा को अपने एक ऐसे मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा
जिसके ऊपर निर्णय लेना बहुत ही जरूरी था। उसे युद्ध का सामना करना पड़ा। वह अपनी सेनाओं को एक शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था। दुश्मन सेना की संख्या उससे कहीं अधिक थी। उस महान योद्धा ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए नावों में सवार किया और दुश्मन के देश के लिए रवाना हुआ। सभी सैनिकों को और नावों और उपकरणों के साथ उतार लेने के बाद उसने नावों को जलाने का आदेश दे दिया। लड़ाई से पहले उसने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, आप जलती नौकाओं के उड़ते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम बिना जीते वापस नहीं जा सकते। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। हम या तो जीतेंगे या हम नष्ट हो जाएंगे। और अंततः वह जीत गए। हर आदमी जो जीतता है वो अपने पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है, जैसे राजा ने नावों को जला दिया। केवल ऐसा करके हम अपने मन को जीतने की इच्छा के लिए मजबूत कर सकते हैं, जैसा राजा ने किया। हर इंसान जो पैसे की समझने की उम्र तक पहुंचता है वह इसको चाहता है। चाहने से धन नहीं मिल सकता, उसे पाने की दृढ़ अवस्था और जुनून से मिलता है। वह तरीका जिसके द्वारा आप अपनी धन की इच्छा को असलियत में बदल सकते हैं वह 6 महत्वपूर्ण कदमों से हो सकता है, जो कि ये हैं। पहला कदम, आप कितना धन चाहते हैं यह तय कर लें। मैं बहुत पैसा चाहता हूँ यह कहना उचित या ठीक नहीं है। इसे राशि के रूप में लिखें। दूसरा कदम, आप जितना पैसे की इच्छा कर रहे हैं उसके बदले में क्या देने का इरादा करते हैं यह भी तय करें। तीसरा कदम, एक तारीख को तय करें जिससे पहले आप इच्छित पैसा पाने की इरादा रखते हैं। चौथा कदम, अपनी इस इच्छा को पूरा करने के काम को शुरू करने के लिए योजना बनाएं और फिर शुरू हो जाएं, चाहे आप इसके लिए तैयार हों या नहीं। पांचवा कदम, आप पैसे की जो राशि पाना चाहते हैं उसके लिए विस्तार से लिखें। इसके पाने की समय सीमा के काम को नाम दें। पैसे के बदले में देने के लिए आपका इरादा क्या है, इन सबको बताएं और स्पष्ट रूप से इसका वर्णन करें। छठा कदम, अपना लिखित बयान दिन में 2 बार जोर से पढ़ें। एक बार रात में सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जब आप पढ़ें तो देखें और महसूस करें और अपने आप पर विश्वास करें कि पैसा पहले से ही आपके कब्जे में है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 कदमों में बताए निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे अनुच्छेद में लिखे निर्देश को ध्यान से निरीक्षण में कर लाएं। लक्ष्य है कि पैसा चाहना और इसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प बनाना, ताकि आप अपने आप को समझा सकें कि इस लक्ष्य में आप जरूर सफल होंगे। जो इंसान मन के काम करने के तरीके को नहीं जानता वह इससे लाभ नहीं उठा सकता। जहां बताए गए वो 6 कदमों को श्रीमान थॉमस एडिसन द्वारा ध्यान से खोज के बताया गया है, जिन्होंने धन को पाने में एक अहम भूमिका निभाई है। ये कदम कठिन परिश्रम की मांग नहीं करते, ये किसी बलिदान की मांग नहीं करते। इनका फायदा उठाने के लिए किसी भी मात्रा में शिक्षा की भी मांग नहीं की जाती। ये 6 कदम हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि धन को पाने के लिए किसी मौके या अच्छी किस्मत की आवश्यकता नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि वह सभी लोग जिन्होंने धन हासिल किया
उन्होंने पहले इसकी कामना की, सपना देखा, उम्मीद की और इस पर कार्य किया। एक बात को याद रखें कि आपको कभी भी बड़ी मात्रा में धन प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आप इसको पाने की इच्छा में काम नहीं करते और इस बात पर विश्वास नहीं करते कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी कल्पना में बहुत सारा धन नहीं देखते तो आप अपने बैंक बैलेंस में भी इसे कभी नहीं देखोगे। आज के समय पैसे के सपने देखने वालों के लिए जितने अवसर मौजूद हैं उतने शायद इतिहास में कभी नहीं थे। एक नई दौड़ लगभग शुरू होने वाली है। किस्मत उसी की बदलेगी जो इसके लिए तैयार होगा। दौड़ के नियम बदल गए हैं क्योंकि अब हम एक बदली हुई दुनिया में रहते हैं। हम जो कि धन की इस दौड़ में शामिल हैं, हमें यह जानना होगा और समझना होगा कि यह बदली हुई दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, जो कि नए विचारों, काम करने के नए तरीकों, नए आविष्कार, नए साहित्य की मांग करती है। इन सभी मांगों को पूरा करने की हम में क्षमता है। जिनकी धन जमा करने की इच्छा है उनको याद रखना चाहिए कि दुनिया के असली नेता वह लोग हैं जिन्होंने इन शक्तियों का उपयोग करके इन्हें गगनचुंबी इमारतों, शहरों, कारखानों, हवाई जहाज और सुविधा के हर उस रूप में बदल दिया जो जीवन को आसान और आरामदायक बनाते हैं। कहानी नंबर 2, सफलता को किसी अफसोस की जरूरत नहीं। लेखक कहता है, गरीब और अनपढ़ हेनरी फोर्ड ने बिना घोड़े के एक गाड़ी का सपना देखा था। उसने किसी अच्छे मौके का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसके पास जो भी साधन थे उनको उसने अपने काम पर लगाया और सफलता के रहस्य की खोज की। थॉमस एल्वा एडिसन ने एक ऐसे दीपक का सपना देखा जो बिजली से जगाया जा सकता था। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए जहां वह खड़े थे वहीं से शुरुआत कर दी। वह 10,000 से भी अधिक बार फेल हुए, पर उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। अंततः वह सफल हुए। लिंकन ने काले मजदूरों के लिए आजादी का सपना देखा था और उन्होंने अपने सपने को असलियत में बदलकर उन सब की आजादी के मसीहा बने। राइट ब्रदर्स ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा था जो कि हवा में उड़ पाएगी और आज उस सपने का सबूत उड़ान भरते जहाजों के रूप में इस दुनिया के सामने है। और वह यह दर्शाता है कि उन्होंने सही सपना देखा था। दुनिया नई खोजों की आदी हो गई है। दुनिया में सपने देखने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो एक अच्छा संकेत भी है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि दुनिया में सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे पहले थोड़े समय के लिए एक सपना ही थी। सपना देखने वालों, तुम जागो, खड़े हो जाओ और दृढ़ता से लक्ष्य की ओर बढ़ो। दुनिया अवसरों से भरी हुई है जो पहले के लोगों में कभी पता ही नहीं था। दुनिया अब सपने देखने वालों का मखौल नहीं उड़ाती। यह भी याद रखें कि वह सभी लोग जो जीवन में सफल होते हैं वह एक बुरी शुरुआत ही करते हैं और पहुंचने से पहले कई मुश्किलों से होकर गुजरते हैं। एडिसन दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक थे। वह इससे पहले एक आवारा टेलीग्राफ ऑपरेटर थे। वह सफल होने से पहले अनगिनत बार विफल रहे थे। हेलेन किलर जन्म के फौरन बाद बहरी, गूंगी और अंधी हो गई थी। इतने बुरे दुर्भाग्य के बावजूद उसने इतिहास के पन्नों में अमिट रूप से अपना नाम लिखा है। उसके जीवन ने यह साबित कर दिया कि कोई कभी भी नहीं हराया जा सकता जब तक कि हार को स्वीकार नहीं किया जाए। अगले अध्याय पर जाने से पहले अपने मन में नए सिरे से आशा की रोशनी, विश्वास और साहस को जागृत करें।
कहानी नंबर 3, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या प्रकृति माँ को पराजित करती है। लेखक कहता है, इस अध्याय में मैं एक ऐसे व्यक्ति का परिचय कराना चाहता हूँ जिसे मैंने सबसे अधिक जाना है। मैंने उसे पहली बार 24 साल पहले उसके पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद देखा था। वह कानों की किसी भी बीमारी या लक्षण के बिना इस दुनिया में आया था, लेकिन डॉक्टर ने दावा किया कि यह बच्चा जीवन भर के लिए बहरा और गूंगा रहेगा। मैंने डॉक्टर की यह राय को मानने से इनकार कर दिया। मुझे ऐसा करने का हक था क्योंकि मैं उस बच्चे का पिता था। मैंने एक निर्णय लिया। मैंने फैसला किया कि मेरे बेटे को सुनना और बोलना होगा। कुदरत मेरे बच्चे को कान के बिना भेज सकती है, लेकिन इस बात को सच मानने में मुझे राजी नहीं कर सकती थी कि मेरा बच्चा बहरा और गूंगा है। मैं जानता था कि मेरे अपने मन के अनुसार मेरा बेटा सुनेगा भी और बोलेगा भी, पर कैसे? मुझे विश्वास था कि कोई तरीका जरूर होगा और मैं जानता था कि मैं जो खोज लूँगा। किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा मैंने इच्छा की कि मेरे बेटे को गूंगा बहरा नहीं होना चाहिए। इस इच्छा के साथ मैं दृढ़ रहा, कभी भी पीछे नहीं हटा। मैंने सामने बिस्तर पर पड़े अभी अभी पैदा हुए बच्चे को देखा जो बोल सुन नहीं पाता था। मैं इसके बारे में क्या कर सकता था? किसी तरह मैं कानों की सहायता के बिना ही उसके दिमाग में आवाज का संदेश पहुंचाने के रास्ते और तरीके खोज रहा था। मैंने बच्चे के मन में अपनी तीव्र इच्छा को डाला। जब तक बच्चा बड़ा होता, तब तक मैं उसके दिमाग में सुनने की तीव्र इच्छा को इस तरह भर देता कि प्रकृति भी उससे असलियत में बदल देती। जैसे ही वह बड़ा हुआ और चारों तरफ चीजों पर ध्यान देने लगा, तो मैंने देखा कि उसके पास थोड़ी मात्रा में सुनने की शक्ति है। जब वह उस उम्र में पहुंचा जिस उम्र में बच्चे आमतौर पर बात करना शुरू कर देते हैं, उस उम्र में उसने बात करने का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन उसे इतना बता सकते थे कि वह थोड़ी थोड़ी कुछ आवाजें सुन सकता था। यही सब मैं जानना चाहता था। मुझे यकीन था कि यदि वह थोड़ा सुन सकता है, तो वह ज्यादा सुनने की क्षमता का विकास भी कर सकता है। फिर ऐसा कुछ हुआ जिसने आशा दी, जो पूरी तरह से चौंकाने वाला था। हमने एक संगीत सुनने वाला विक्ट्रोला खरीदा। जब बच्चे ने पहली बार संगीत सुना, वह आनंद में चला गया और तुरंत उसने उस मशीन को छीनकर अपने हाथों में ले लिया। जल्द ही उसने उसमें से कुछ अपने पसंदीदा रिकॉर्ड्स बना लिए। कुछ समय बाद वह कुछ शब्दों को बोलने की कोशिश कर रहा था। यह नज़ारा हिम्मत बढ़ाने से कोसों दूर था, लेकिन विश्वास बढ़ाने के लिए काफी था कि असंभव जैसा कुछ नहीं है। यह पता करने के बाद कि वह मेरी आवाज अच्छे से सुन सकता है, मैंने सुनने और बोलने की इच्छा को तुरंत उसके दिमाग में भेजना शुरू कर दिया। मुझे बहुत जल्द इस बात का पता चल गया कि बच्चे को सोने के समय पर कहानियों में मजा आता था, तो मैं उसके लिए आत्मविश्वास, कल्पना और सुनने और सामान्य रहने की गहरी इच्छा के विकास के लिए बनाई गई कहानियों को सुनाने लगा। मैंने उसको जो भी बताया, उसने कोई सवाल नहीं किया। मैंने उसके दिमाग में यह बात बिठा दी कि उसके पास अपने बड़े भाई की तुलना में एक विशेष बढ़त तथा योग्यता है जो खुद निखरेगी। उदाहरण के लिए, स्कूल में शिक्षक जब देखेंगे कि उसके पास कान नहीं है, तो वह उसका विशेष ख्याल रखेंगे
और अच्छा व्यवहार करेंगे जो वह हमेशा करते हैं। मैंने उसे यह विचार भी दिया कि वह अखबारों को बेचने के लायक बन जाएगा तो उसके पास अपने भाई से ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि खरीदार देख सकेंगे कि काम नहीं होने के बावजूद भी वह एक उज्जवल तथा मेहनती लड़का है। वह उसके सम्मान के लिए अतिरिक्त पैसे का भुगतान भी करेंगे। हम देख सकते हैं धीरे धीरे बच्चे की सुनने की क्षमता में सुधार हो रहा है। जब वह 7 साल का हुआ तो उसने यह संदेश दिया कि उसके दिमाग की सर्विसिंग का हमारा तरीका सफल हो रहा था। कई महीनों तक उसने समाचार पत्रों को बेचने के लिए विनती की, लेकिन उसकी मां ने इनकार कर दिया। उसे डर था कि उसके बहरेपन के कारण उसका अकेले सड़क पर जाना ठीक नहीं है। अंत में उसने मामला खुद के हाथों में ले लिया। एक दोपहर जब उसे नौकरों के साथ घर पर छोड़ दिया तो वह रसोई घर की खिड़की पर चढ़ा, हाथ पैरों के सहारे जमीन पर गया और अपने आप अकेले निकल पड़ा। उसने पड़ोस के मोची से काम के लिए 6 सेंट उधार पर लिए और उसकी अखबारें खरीदी, उन्हें बेचा, फिर दोबारा अखबारें खरीदी। देर शाम तक उसने इसी तरह दोहराता गया। अखबारों का खर्च निकालने और मोची के 6 सेंट वापस करने के बाद उसे 42 सेंट का शुद्ध लाभ हुआ था। जब उस रात हम घर आए तो हमने उसे अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए पैसे देखे और बिस्तर पर सोते हुए पाया। उसकी मां ने उसका हाथ खोला, सिक्के हटाए और रोने लगी। अपने बेटे की पहली जीत पर रोना उचित भी था, लेकिन मेरी प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी थी। मैं दिल से खुश था और हंस रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि उसके मन में विश्वास स्थापित करने का मेरा प्रयास सफल हो चुका था। उसकी मां ने देखा कि एक छोटा सा बहरा लड़का जो सड़कों पर अकेले बाहर चला गया और पैसा कमाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल दिया। लेकिन मैंने उससे उल्ट देखा। मैंने एक बहादुर, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर छोटे व्यापारी को देखा जिसने खुद अकेले व्यापार की पहल की और जीत हासिल की थी। इसके बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि वह सचमुच एक बहादुर व्यापारी था। जब उसका बड़ा भाई कुछ चाहता था तो उसे पाने के लिए वह फर्श पर लेट जाता, हवा में पैर मारता, उसके लिए रोता और पा लेता। लेकिन जब छोटा बहरा लड़का कुछ चाहता तो वह इसे पाने के लिए पैसे कमाने की एक योजना बनाता और खुद से उसे खरीद लेता। वह अभी भी इस योजना का पालन करता है। इस बहरे बच्चे से हमें सीख मिलती है कि दृढ़ इच्छा और आत्मविश्वास से लक्ष्य को पाया जा सकता है। असंभव जैसा कुछ नहीं है। उसने सुनने और बोलने की दृढ़ इच्छा ने उसका भविष्य बदल दिया। वह इच्छा अब एक वास्तविकता बन चुकी है।